गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। हमने लास्ट क्लास में हमारा सीए फाउंडेशन के अकाउंट सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया था। कितने चैप्टर्स है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर थियोरिटिकल है, कौन कौन से प्रैक्टिकल है, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एग्जाम के पेपर का पैटर्न कैसा आता है, इन सब को भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज हम हमारा बैच स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कंपनी अकाउंट से। मैंने आपको बताया था कि कंपनी अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में करीब करीब 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स में से जनरली आते हैं। कंपनी अकाउंट्स में हमें टोटल 5 चैप्टर दे रखे हैं। पहला चैप्टर दे रखा है इश्यू, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। दूसरा चैप्टर दे रखा है इश्यू ऑफ डिबेंचर। तीसरा चैप्टर दे रखा है इश्यू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर। चौथा चैप्टर दे रखा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और लास्ट चैप्टर दे रखा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले हम कंपनी अकाउंट्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज इश्यू, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। अच्छा, इसमें ये जो दे रखा है, ये जो चैप्टर दे रखा है, इसमें पहला टॉपिक दे रखा है इश्यू ऑफ शेयर, फिर हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, दो तरीके के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो हम पढ़ने वाले, ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये इक्विटी शेयर पे भी एप्लीकेबल होता है और प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। जनरली अगर नाम ऐसा लिखा हो शेयर इशू कर रहे हैं, इसका मतलब हम इक्विटी शेयर इशू करें। प्रेफरेंस शेयर के लिए स्पेसिफिकली दे रखा होगा कि ये शेयर प्रेफरेंस शेयर है, अदरवाइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो उसकी क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, कौन कौन सी एंट्रीज हमें पास करनी होती है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप फटाफट से फर्स्ट टॉपिक का नाम नोट कीजिए, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। जब एक कंपनी शेयर इशू करती है, अच्छा शेयर दो तरीके से इशू हो सकता है, कैसे कैसे? एक शेयर हो सकता है पार पे इशू, एक शेयर हो सकता है प्रीमियम पे इशू। शेयर को दो तरीके से इशू किया जा सकता है, पार पे मतलब फेस वैल्यू पे, और दूसरा प्रीमियम पर मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा हम लेंगे। तो पार पे इशू हो सकता है या प्रीमियम पे इशू हो सकता है। ठीक है, अगर शेयर पार पे इशू होता है या प्रीमियम, अच्छा शेयर कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता। कंपनी लॉ का प्रोविजन ये कहता है कि शेयर को आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। तो पार पे इशू कर सकते हो, प्रीमियम पर इशू कर सकते हो। शेयर को दो तरीके से इशू किया जा सकता है, या तो पूरा का पूरा पैसा एक साथ ले लिया जाए या फिर इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया जाए। या तो पूरा पैसा एक साथ ले लिया जाए या फिर पैसा इंस्टॉलमेंट में लिया जाए। अगर पूरा पैसा एक साथ ले लिया जाए तो उसकी एंट्री क्या होती है, पहले उसको डिस्कस करेंगे। और अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में लिया जाए उसकी क्या एंट्रीज होती है, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर। फुल अमाउंट विथ एप्लीकेशन, सारा पैसा एक साथ ही हमने कॉल कर लिया, सारा पैसा हमने एक साथ ही कॉल कर लिया। अगर हम पूरा पैसा एक साथ ही कॉल कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट में नहीं, तो उसकी आपको केवल और केवल एक एंट्री करनी है। कितनी एंट्री करनी है? एक एंट्री करनी है। अगर सारा पैसा एक साथ कॉल कर लिया जाए तो उसकी केवल और केवल आपको एक एंट्री करनी होती है। मैं जो भी आपको यहां पर नोट करूंगा आप लोगों को साथ साथ में उसको नोट करना है। ठीक है, जब अगर सारा पैसा एक साथ कॉल कर लिया जाए, सारा पैसा एक साथ मंगा लिया जाए एप्लीकेशन के साथ ही, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर शेयर प्रीमियम पर हमने इशू किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बीइंग नंबर ऑफ शेयर जो होंगे, जितने इश्यू करेंगे
शेयर इश्यूड एट द रेट रुपीज पर शेयर। अगर हमने सारा पैसा एक साथ कॉल कर लिया है तो केवल और केवल एक एंट्री आपको करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बट अगर आपने कॉल एक साथ सारा पैसा कॉल नहीं किया, एक साथ सारा पैसा नहीं मांगा है, धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में आप पैसा लेते हो, तो फिर वहां पर आपको 3 वर्ड्स को समझना पड़ेगा। पहला वर्ड है एप्लीकेशन, दूसरा वर्ड है अलॉटमेंट और तीसरा वर्ड है कॉल। क्या क्या वर्ड समझने पड़ेंगे? अगर सारा पैसा एक साथ आपने नहीं पैसा मांगा है, धीरे धीरे करके मांगा है, तो वहां पर आपको 3 वर्ड को समझना पड़ेगा। एक होता है एप्लीकेशन, दूसरा वर्ड होता है अलॉटमेंट और तीसरा वर्ड होता है कॉल। अच्छा, कॉल में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, है ना, इस तरह से कॉल होती है। तो यहां पर 3 वर्ड है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। अगर सारा पैसा एक साथ मांग लिया जाए तब तो आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कोई लफड़ा नहीं एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, कॉल का, कुछ माता बची नहीं। बट अगर आपने पैसा धीरे धीरे करके मांगा है तो वहां पर सबसे पहले क्या होती है? एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या होता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद में क्या? अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट के बाद क्या? कॉल। अगर आपने किया है तो क्या क्या एंट्रीज होती है, हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आपने पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगा है तो उसकी एंट्रीज क्या होगी, अब उसको हम नोट करते हैं। आप लोग लिखिए, जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर, journal entries for issue of share, amount call in installment। हमने धीरे धीरे करके पैसा कॉल किया, मतलब एक साथ नहीं। तो क्या क्या एंट्रीज होती है? अब आपकी बहुत सारी एंट्रीज होती है और मैं आपको बता दूं, ये जो पहली सिचुएशन है, जनरली ऐसा तो आपको दिया हुआ नहीं होगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन तो छोटा सा बनेगा। तो ये जनरली जो इस चैप्टर में क्वेश्चन है वो सेकंड सिचुएशन की दे रखे हैं, जिसमें हम पैसा धीरे धीरे करके कॉल करते हैं। तो इसमें क्या क्या एंट्रीज होती है? सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। क्या होता है? सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application account, being application money received, being application money received। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती है, तो यहां पर हम जितना पैसा एप्लीकेशन के साथ मिला है ये एंट्री उतने अमाउंट से कर देते हैं। फिर इस एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने की एंट्री, एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड।
एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद में होता है अलॉटमेंट ड्यू। अगर प्रीमियम है तो जनरली प्रीमियम का जो पैसा होता है वो अलॉटमेंट के साथ होता है। जनरली प्रीमियम का पैसा जनरली किसके साथ होता है? अलॉटमेंट के साथ होता है। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर हमें अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना होता है। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account, equity share allotment account debit to equity share capital account being allotment money due। इसके बाद हमें अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होता है, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव की हमें एंट्री करनी होती है। अलॉटमेंट का पैसा उसके बाद हमें रिसीव होता है, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव की हमें एंट्री करनी होती है। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर allotment account being allotment money received। ये हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। इसके बाद में कॉल, अच्छा कॉल जो होती है वो एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। तो जो भी कॉल होगी, जितनी कॉल होगी, जैसे मान लो एक ही कॉल है, तो एंट्री कॉल को ड्यू करने की इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, ये पहले यहां लिख देते कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू फिफ्थ एंट्री कॉल मनी ड्यू, कॉल को ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कॉल को ड्यू करने की एंट्री बीइंग कॉल मनी ड्यू, और उसके बाद कॉल को रिसीव करने की एंट्री कॉल मनी को रिसीव करने की एंट्री। नेक्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। अगर मान लो दो कॉल है, तो ये जो लास्ट की दो एंट्री है, कॉल ड्यू करने की एंट्री, कॉल रिसीव करने की एंट्री। मान लो दो कॉल है तो फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव। मान लो तीन कॉल है तो फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव, थर्ड कॉल ड्यू, थर्ड एंड फाइनल कॉल ड्यू, एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। इस तरीके से हमें अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में आता है तो इस तरीके से पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, और उसके बाद में
हमें एंट्री करनी होती है कॉल की। मतलब अगर मैं एंट्री का सीरियल ऑर्डर बताऊं आपको, तो सबसे पहले एंट्री आपको करनी है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री, फिर एप्लीकेशन मनी को कैपिटलाइज करने की एंट्री, उसके बाद में तीसरी एंट्री आपको करनी है अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू, उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री, अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री, उसके बाद में आपको कॉल ड्यू करने की एंट्री, और उसके बाद कॉल को रिसीव करने की एंट्री, कॉल को रिसीव करने की एंट्री। तो पहले एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन को कैपिटलाइज करना, फिर अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट को रिसीव करना, फिर कॉल ड्यू और कॉल को रिसीव करना। मान लो अगर कॉल 2 है तो ये जो कॉल ड्यू और कॉल रिसीव्ड है, जितनी कॉल होगी उसकी 2-2 एंट्री होती है। मान लो अगर 3 कॉल है तो हर कॉल की 2 एंट्री, इसका मतलब कॉल की टोटल 6 एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस सीरियल ऑर्डर में आपको जनरल एंट्री करनी होती है। अगर पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगाया जाता, धीरे धीरे करके पैसा अगर मंगाया जाता है, तो आपको इस तरीके से एंट्रीज करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लेते हैं कंपनी ने टोटल 1 लाख शेयर इशू किए। कितने इशू किए? 1 लाख शेयर्स इशू किए। एप्लीकेशन पर ₹5, अलॉटमेंट पर ₹4, जिसमें ₹2 प्रीमियम इंक्लूडेड है, ₹2 प्रीमियम इंक्लूडेड है, और रिमेनिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। टोटल हो गया ₹12। ₹12 में ₹2 प्रीमियम का हो गया और ₹10 कैपिटल का हो गया। ठीक है, 1 लाख शेयर इशू किया। अब इसकी एंट्री क्या क्या करेंगे? सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री ये करेंगे 1 लाख शेयर, और एप्लीकेशन पर कितना होता है ₹5 पर शेयर, तो फर्स्ट एंट्री होगी 5 लाख रुपीज से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5 लाख। सेकेंड एंट्री होगी, इस एप्लीकेशन को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल में, मतलब इसको कहते हैं एप्लीकेशन को कैपिटलाइज करना। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इट इज 5 लाख रुपीज। उसके बाद हमें अलॉटमेंट को ड्यू करना पड़ेगा। अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टोटल कितने शेयर्स हैं? 1 लाख, इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट कितना होता है? ₹4, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4। अलॉटमेंट में हम डेबिट करेंगे 4 लाख। अब जो टोटल ₹4 है उसमें ₹2 प्रीमियम का है और ₹2 कैपिटल का है, तो 1 लाख इंटू 2 लाख हम लिखेंगे कैपिटल में, और 1 लाख इंटू 2 लाख हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। फिर हमें अलॉटमेंट को रिसीव करना है, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इट इज 4 लाख रुपीज। ये हमें रिसीव हो जाएंगे। इसके बाद में हम कॉल को ड्यू करेंगे। एक ही कॉल है तो पहले कॉल को ड्यू करेंगे, फिर कॉल को रिसीव करेंगे। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर पर शेयर ₹3 की कॉल, तो ये अमाउंट होगा 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। एंड देन हम कॉल को रिसीव करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इट इज 3 लाख रुपीज। तो बहुत इजी है, पहले एप्लीकेशन को रिसीव करना, फिर एप्लीकेशन को कैपिटलाइज करना, फिर अलॉटमेंट को ड्यू करना, फिर अलॉटमेंट को रिसीव करना, फिर कॉल को ड्यू करना और फिर कॉल को रिसीव करना। अगर एक ही कॉल है तो कॉल को ड्यू, कॉल को रिसीव। अगर 2 कॉल है तो फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव। ठीक है, तो इजी है। इतना सिंपल तब होता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक कंपनी शेयर इशू करती है, तो जब कंपनी शेयर इशू करती है
तो नंबर ऑफ शेयर कंपनी स्पेसिफाई करती है कि हमें इतने शेयर इशू करने। जैसे मान लीजिए कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं 1 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं खरीदने के लिए, मगर मान लो पब्लिक ने ज्यादा शेयर खरीदने की एप्लीकेशन दे दी। पब्लिक से मान लेते हैं 1,50,000 शेयर खरीदने की एप्लीकेशन मिल गई। जो एप्लीकेशन मिली है वो 1,50,000 शेयर को खरीदने की मिली है, जबकि कंपनी को शेयर इशू कितने करने हैं? केवल 1 लाख। हम इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी जो शेयर अलॉट कर सकती है वो केवल 1 लाख शेयर ही अलॉट कर सकती है। मतलब जितने शेयर हम इशू करना चाहते हैं, अगर एप्लीकेशन ज्यादा शेयर की मिली है तो हम जितने शेयर इशू करना चाहते हैं उससे ज्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये जो सिचुएशन है इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब पब्लिक ने ज्यादा शेयर खरीदने के लिए सब्सक्राइब कर लिया। हमको तो 1 लाख शेयर इशू करने और पब्लिक ने 1,50,000 शेयर खरीदने की हमें एप्लीकेशन दे दी, तो इसको क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो फिर आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? एक टेबल बनानी पड़ेगी, और उस टेबल का नाम होता है एनालिटिकल टेबल। क्या कहते हैं? एनालिटिकल टेबल। ये टेबल आपको तभी बनानी होती है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। अब उस टेबल का फॉर्मेट क्या? उस टेबल का फॉर्मेट लिखते हैं एनालिटिकल टेबल इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए आपको ये टेबल बनानी होगी। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो आपको ये टेबल बनानी होगी। इस टेबल में सबसे पहला जो कॉलम होता है ये होता है कैटेगरी। सबसे पहला कॉलम क्या होता है? कैटेगरी का होता है। उसके बाद में होता है दूसरा कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तीसरा कॉलम होता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। नेक्स्ट कॉलम होता है अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट कॉलम होता है यूज इन एप्लीकेशन। यूज इन एप्लीकेशन। नेक्स्ट कॉलम होता है सरप्लस। नेक्स्ट कॉलम होता है यूज इन अलॉटमेंट। नेक्स्ट कॉलम होता है यूज इन कॉल। और लास्ट कॉलम होता है रिफंड। ये टोटल आपको इतने कॉलम बनाने होते हैं। कैसे बनाएंगे हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल लेके। पहला कॉलम होता है कैटेगरी, दूसरा कॉलम होता है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तीसरा कॉलम होता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नेक्स्ट कॉलम होता है अमाउंट रिसीव्ड, नेक्स्ट कॉलम होता है यूज इन एप्लीकेशन, नेक्स्ट कॉलम होता है सरप्लस, नेक्स्ट कॉलम होता है यूज इन अलॉटमेंट, नेक्स्ट यूज इन कॉल्स, और लास्ट होता है रिफंड। अब ये कैसे बनती है टेबल? बिल्कुल हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि टेबल कैसे बनती है कुछ एग्जाम्पल लेके। आप इसके फॉर्मेट को लिख लीजिए। अब सबसे पहले तो हम इस टेबल को कैसे बनाते हैं उसी को डिस्कस करने वाले हैं। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एंट्रीज में क्या क्या चेंज होता है फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। मान लेते हैं एक कंपनी को टोटल शेयर इशू करने 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर इशू करने। एप्लीकेशन पर ₹2, अलॉटमेंट पर ₹5, जिसमें ₹2 प्रीमियम एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑन कॉल्स ₹5।
टोटल हो गए 12 रुपीज, जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम का शामिल है। पब्लिक ने टोटल शेयर के लिए अप्लाई किया, अप्लाइड 1,50,000 शेयर। हमें केवल 1 लाख शेयर इशू करने, पब्लिक ने 1,50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। अब हमने क्या किया, जो 20,000 शेयर की एप्लीकेशन की उनको तो रिफंड कर दिया। हमने कहा हमें आपको शेयर देने ही नहीं है। 20,000 शेयर की एप्लीकेशन को हमने रिफंड कर दिया। जो 50,000 शेयर की एप्लीकेशन थी उस पर हमने पूरे 50,000 शेयर अलॉट कर दिए। 50,000 की एप्लीकेशन वालों को पूरे 50,000 शेयर हमने अलॉट कर दिए, और रिमेनिंग जो 80,000 शेयर की एप्लीकेशन थी उस पर हमने 50,000 शेयर अलॉट कर दिए। मतलब 20,000 वाले को तो हमने रिफंड कर दिया, ये हो गई कैटेगरी 1। ये हो गई कैटेगरी 2, 50,000 वालों को 50,000 शेयर अलॉट कर दिए। और ये हो गई कैटेगरी 3, 80,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किए थे ये हो गए अप्लाइड, और ये हमने किए अलॉटेड। ये हो गए पहले वाले को 0। मतलब जिन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको हमने कुछ भी शेयर नहीं दिया। जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था हमने उनको 50,000 शेयर अलॉट कर दिए पूरे, और जो 80,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली थी उनको हमने 50,000 शेयर अलॉट किए। टोटल हमें एप्लीकेशन कितनी मिली, 1,50,000 शेयर्स की, और हमने शेयर अलॉट कितने किए, हमने शेयर्स अलॉट किए 1 लाख। क्योंकि हम जब शेयर इश्यू करने के बारे में हमने पब्लिक को ऑफर किया था तो 1 लाख शेयर का ही किया था, तो हम उससे ज़्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकते। तो 1,50,000 की एप्लीकेशन मिली, इट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाई। जो फर्स्ट कैटेगरी है 20,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको कुछ भी शेयर नहीं दिए। जो सेकंड कैटेगरी थी 50,000 शेयर की, उनको हमने बराबर 50,000 शेयर पूरे दे दिए, जितने उन्होंने अप्लाई किए थे उतने शेयर अलॉट कर दिए। और जो 80,000 की एप्लीकेशन मिली थी उनको हमने 50,000 शेयर अलॉट किए। इसको कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्या कहते हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट मतलब जितने मांगे थे उतने नहीं दिए, उससे कम दिए। इसको कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। मतलब 80,000 वालों को हमने 50,000 शेयर अलॉट कर दिए। ठीक है। अच्छा, अब इस केस में टेबल कैसे बनेगी, बिल्कुल आप ध्यान से समझना। टेबल, इसी टेबल को अपन बना देते, इसी टेबल में बना देते। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी ये हो गई, सेकंड कैटेगरी ये हो गई, थर्ड कैटेगरी। ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में थे 20,000 शेयर, और इन्होंने एप्लीकेशन मनी कितनी दी होगी, 2 रुपीज़। एप्लीकेशन इन्होंने शेयर अप्लाई किया, मतलब इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया। तो इन्होंने 20,000 शेयर अप्लाई किया था, हमने इनको कुछ भी शेयर नहीं दिया। फिर जो सेकंड कैटेगरी थी उन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, हमने उनको 50,000 शेयर अलॉट किए। जो तीसरी कैटेगरी थी उन्होंने 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, हमने उनको 50,000 शेयर अलॉट किए। तो टोटल 1,50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिली, और हमने टोटल शेयर अलॉट किए 1 लाख। करेक्ट। अब अमाउंट रिसीव्ड, जितने शेयर अप्लाई किया जाता है एप्लीकेशन मनी उसी पर हमें मिलती है। तो फर्स्ट कैटेगरी एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितने हैं, 2 रुपए। तो फर्स्ट कैटेगरी वालों ने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 20,000 इंटू 2, इन्होंने हमें 40,000 रुपये दिए। मगर कुछ भी पैसा एप्लीकेशन में काम नहीं आएगा क्योंकि हमने इनको कुछ शेयर दिए ही नहीं। तो सारे के सारे रुपए 40,000 क्या हो गए, सरप्लस। और ये 40,000 रुपये हम क्या करेंगे, इनको रिफंड कर देंगे, क्योंकि जब हमने इनको शेयर ही नहीं दिए तो इनका पैसा कैसे रख सकते हैं। पूरा का पूरा पैसा जो इन्होंने दिया था रिफंड कर दिया। अब सेकंड कैटेगरी थी, इन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन पर 2 रुपये पर शेयर देते, तो 50,000 इंटू 2, इन्होंने हमें 1 लाख रुपए, इनसे हमें 1 लाख रुपए मिले। हमने इनको कितने शेयर अलॉट किए, 50,000 शेयर अलॉट किए। तो एप्लीकेशन पर 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपए एप्लीकेशन पर यूज आ गए। इसका मतलब है यहां से सरप्लस कुछ नहीं बचा। सरप्लस नहीं बचा तो आगे अलॉटमेंट में भी कुछ काम नहीं आ सकता, कॉल में भी काम नहीं आ सकता, और कुछ रिफंड भी हमें इनको नहीं करना है। फिर तीसरी कैटेगरी के शेयर होल्डर थे जिन्होंने हमें अप्लाई किया 80,000 शेयर के लिए।
80,000 मल्टीप्लाई बाई 2, इनसे हमें रुपए मिले 1,60,000। हमने इनको शेयर कितने अलॉट किए? हमने इनको शेयर अलॉट किए 50,000। तो 50,000 इंटू 2, 1,00,000 रुपए एप्लीकेशन पर काम आ जाएंगे। हमें इनसे रुपए कितने मिले? 1,60,000। एप्लीकेशन पर काम कितने आ गए? 1,00,000। इसका मतलब है 60,000 सरप्लस हो गया। अब ये जो सरप्लस है, हम इनको ये कह सकते हैं कि आगे जब पैसा ड्यू आएगा, अब जैसे एप्लीकेशन तो हो गया, अब आगे अलॉटमेंट होगा, फिर कॉल होगी, तो ये जो 60,000 है ये आगे काम ले लेते हैं, बाद में मंगाना पड़े इस बीच, तो इसी 60,000 को काम, और बाकी जो बचा हुआ वो बाद में मंगा लेंगे। तो हम इस 60,000 को आगे यूज कर सकते हैं, जैसे हमने इसको अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। अलॉटमेंट का होता कितना है? हमने इनको कितने शेयर अलॉट किए थे? 50,000। और अलॉटमेंट पर शेयर कितने होते हैं? 5 रुपए होते हैं। तो 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख रुपए इनके होते हैं अलॉटमेंट पे। ये सेकंड कैटेगरी वाले की बात कर रहा हूं मैं, नहीं थर्ड कैटेगरी वाले की बात कर रहा हूं। इनको हमने 50,000 शेयर अलॉट किए, एप्लीकेशन मनी मिली, जो पैसा मिला उसमें से एप्लीकेशन पे काम ले लिया, मगर फिर भी 60,000 रुपए बच गए। अब जब इनका नंबर आएगा अलॉटमेंट का, तो 50,000 शेयर पर अलॉटमेंट मनी होती है इंटू 5, 50,000 इंटू 5, 2,50,000 रुपए का अलॉटमेंट का पैसा होता है। कितना होता है? 2,50,000। हमारे पास एप्लीकेशन में सरप्लस कितना आया हुआ है? 60,000। तो 60,000 हम इनसे जो पैसा एप्लीकेशन के साथ में ज्यादा मिला था, वो पैसा अलॉटमेंट के लिए रख लेते हैं। तो जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे वो कम मंगाना पड़ेगा। तो 60,000 हम उसको पैसे को अलॉटमेंट पे रख लेंगे, यूज करेंगे, और आगे कॉल्स में कुछ यूज नहीं हुआ और रिफंड भी नहीं हुआ, जितना भी सरप्लस था वो सारा का सारा अलॉटमेंट पे आगे काम आ जाएगा। मतलब हमें उनको रिफंड करने की जरूरत नहीं। जब कभी अलॉटमेंट ड्यू होगा तब ये पैसे काम आ जाएंगे, वापस रिफंड करें, फिर उनसे वापस कॉल करें, ऐसा क्यों करें, है ना। हाँ, जो भी सरप्लस था वो अलॉटमेंट तक ही यूज हो गया, मतलब आगे कुछ नहीं। तो ये टेबल इस तरह से बनी। तो अमाउंट रिसीव्ड कितना हो गया? यहाँ पर इसकी टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट आपका रिसीव्ड हो रखा है 160 और 260 और 3 लाख। ये अमाउंट रिसीव्ड हुआ 3 लाख। यूज इन एप्लीकेशन हो गया 2 लाख। सरप्लस हो गया 1 लाख। इस सरप्लस में से हमने 60,000 अलॉटमेंट में काम ले लिए और 40,000 रुपये हमने रिफंड कर दिए। ये हमारी बन गई एनालिटिकल टेबल। ठीक है। अच्छा, एक और एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, हमें शेयर इशू करने हैं। नंबर ऑफ शेयर इशूड वो है, मान लेते हैं 1 लाख। 1 लाख शेयर इशू करना है, 1 लाख शेयर इशू करना है। और एप्लीकेशन पर ₹5, अलॉटमेंट पर ₹4, जिसमें ₹2 प्रीमियम, ₹2 और फर्स्ट कॉल पर ₹3, टोटल 12, जिसमें ₹2 प्रीमियम का हो गया, और फेस वैल्यू शेयर की ₹10। एप्लीकेशन रिसीव्ड 2 लाख शेयर, 2 लाख शेयर के लिए हमें एप्लीकेशन मिली। 2 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन मिली तो हमने क्या किया? जो अप्लाइड और एलोटेड, जो फर्स्ट कैटेगरी है, इन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और हमने इनको कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किए। ठीक है। जो सेकंड कैटेगरी है, इन्होंने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया और हमने इनको शेयर्स दिए 50,000। और जो रिमेनिंग थे, इन्होंने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया और हमने इनको शेयर्स दिए 50,000। ये भी प्रो रेटा अलॉटमेंट हो रहा है। 60,000 मांगे थे, 50,000 ही दिए, प्रो रेटा अलॉटमेंट है। 1 लाख शेयर दिए थे, 50,000 शेयर ही दिए, ये भी प्रो रेटा अलॉटमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमारे शेयर्स कितने हो गए? 2 लाख अप्लाइड, और हमने अलॉट कितने किए? हमने अलॉट किए 1 लाख। अब इसकी टेबल कैसे बनेगी, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझना। ठीक है। इसकी टेबल कैसे बनेगी? एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल।
कैटेगरी, फर्स्ट जो कॉलम बनता है वो कैटेगरी का बनता है। फिर आता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, सेकंड कॉलम। फिर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर हमने अलॉट किए, ये नेक्स्ट कॉलम। इसके बाद में अमाउंट रिसीव्ड, ये नेक्स्ट कॉलम, जो अमाउंट रिसीव किया हमने। इसके बाद में यूज इन एप्लीकेशन, जितना पैसा हमने एप्लीकेशन पे काम ले लिया। फिर सरप्लस, ये जो सरप्लस बचा। फिर यूज इन अलॉटमेंट, यूज इन अलॉटमेंट जो अलॉटमेंट में काम लेंगे। उसके बाद यूज इन कॉल, जितना कॉल में काम आएगा। और उसके बाद रिफंड। करेक्ट। यहां पर हमारी तीन कैटेगरी हो गई, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी, एक एक कैटेगरी का पूरा करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी, इन्होंने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, 40,000। इनको शेयर कितने दिए, निल, कुछ दिए ही नहीं। तो एप्लीकेशन के साथ में इन्होंने कितने दिए, 5 रुपए पर शेयर। तो 40,000 इंटू 5, इनसे हमें रुपए मिले 2 लाख। मगर एप्लीकेशन पर कुछ भी काम नहीं आएगा क्योंकि हमने इनको शेयर ही नहीं दिए, तो एप्लीकेशन पर कुछ काम नहीं आया। पूरा का पूरा सरप्लस और यूज इन अलॉटमेंट निल, कॉल निल और रिफंड हो जाएगा ये पूरा का पूरा 2 लाख रुपए। इसके बाद में सेकंड कैटेगरी में हमें अप्लाई किए थे 60,000 शेयर और हमने दिए उनको 50,000 शेयर, ठीक है। 60,000 शेयर इन्होंने मांगे, हमने 50,000 शेयर दिए। 60,000 इंटू 5, इनसे हमें मिले 3 लाख। एप्लीकेशन पर 5 रुपए, मतलब ये 5 रुपए है एप्लीकेशन पर, ये 5 रुपए है, यहाँ पर 4 रुपए है और यहाँ पर 3 रुपए। 5 रुपए एप्लीकेशन पर, 4 रुपए अलॉटमेंट पर और 3 रुपए कॉल पर, ठीक है। अलॉटमेंट में 2 रुपए कॉल का है, 2 रुपए कैपिटल का है, 2 रुपए प्रीमियम का है, ठीक है। अच्छा, तो 60,000 शेयर इन्होंने अप्लाई किए, हमने दिए 50,000 शेयर। 60,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 लाख मिले। अब अलॉटमेंट पे काम कितने आएंगे, इनको शेयर कितने अलॉट किए, एप्लीकेशन पर कितने काम आएंगे, हमने इनको कितने शेयर अलॉट किए, 50,000। तो 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख रुपए एप्लीकेशन पर काम आ जाएंगे। तो सरप्लस बचेगा 50,000। अब इनका कितना पैसा अलॉटमेंट पे होता है, हमने इनको कितने शेयर अलॉट किए, 50,000। तो अलॉटमेंट पर 50,000 इंटू 4, 2 लाख होते हैं। सरप्लस कितना बचा हुआ है, केवल 50,000। तो 50,000 रुपए पूरे के पूरे अलॉटमेंट पे काम आ जाएंगे। आगे कॉल में कुछ नहीं, रिफंड कुछ नहीं। अब लेते हैं तीसरी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ शेयर अप्लाई किए थे, 1 लाख। 1 लाख अप्लाई किए थे और हमने दिए कितने, हमने दिए इनको 50,000 शेयर। 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 मिले कितने, 5 लाख। एप्लीकेशन पर काम कितने आ गए, 50,000 शेयर अलॉट किए, मल्टीप्लाई बाई 5, 2,50,000 यूज आएंगे एप्लीकेशन पर। तो 2,50,000 का बचेगा सरप्लस। अब इनका कितना पैसा होता है अलॉटमेंट का, तो 50,000 यहाँ पर हमने इनको शेयर अलॉट किए। 50,000 इंटू 4 रुपए अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 50,000 इंटू 4, इनका टोटल 2 लाख ही होता है अलॉटमेंट का, जबकि सरप्लस कितना है, 2.5 लाख। तो अभी तक 50,000 बचा हुआ है, मतलब अलॉटमेंट पर यूज करने के बाद भी 50,000 बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, कॉल में काम लेंगे। 50,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए इंटू 3, कॉल पे कितने होते हैं, 1,50,000। मगर हमारे पास कितना बचा हुआ है, 50,000 बचा हुआ है। तो 50,000 कॉल में काम ले लेंगे और रिफंड में कुछ नहीं। तो टोटल रिफंड कितना होगा, 2 लाख। कॉल में कितना यूज होगा, 50,000। अलॉटमेंट में कितना यूज होगा, 2,50,000। सरप्लस कितना टोटल हो गया आपका, यहाँ पर 5 लाख सरप्लस हो गया। यूज इन एप्लीकेशन कितना हो गया, 5 लाख। अमाउंट रिसीव्ड कितना हो गया, अमाउंट रिसीव्ड हो गया 10 लाख। अलॉटमेंट शेयर कितने अलॉट किए, 1 लाख। और एप्लीकेशन मिली थी 2 लाख शेयर की। तो ये टेबल आपको समझ में आ गई। अब एंट्रीज में क्या क्या चेंज होगा,
अब एंट्रीज में क्या क्या चेंज होने वाला है बिल्कुल आप लोग इसको ध्यान से समझना। जर्नल एंट्रीज, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो एंट्रीज में क्या क्या चेंज होगा। पहले तो मैंने आपको बताया था 6 एंट्रीज, तो मैं आपको बता दूं एंट्रीज तो अभी भी 6 ही है, बट थोड़ा सा एंट्रीज में आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे हमें इसको अच्छी तरीके से समझना है। डेबिट क्रेडिट, देखो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की एंट्री, राइट। तो पहली एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हो आप, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये जो जनरल एंट्री कर रहा हूं ये आप लोगों को नोट करनी है। हाँ, जो मैं इसके साथ में अमाउंट लिखूंगा वो आपको नोट नहीं करना है, ठीक है, वो तो एग्जाम्पल के बेस पर है। तो जनरल एंट्रीज क्या क्या होगी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, अब इसमें क्या अमाउंट आएगा, आपने जब एप्लीकेशन मनी मिली तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया। देखो यहाँ पर हमने यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड, देखो ये लिखा है ना, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ टोटल। अमाउंट टोटल रिसीव्ड हुआ 10 लाख रुपए, तो ये एंट्री 10 लाख रुपए से होगी। जितना अमाउंट आपको मिला है ये एंट्री उतने से होगी, ठीक है। पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट मत लिखना, बाकी आपको एंट्री को नोट करना है, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम करेंगे कैपिटलाइज। एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड, एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज, एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज करने की एंट्री। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अब थोड़ी सी सेकेंड एंट्री हो गई बड़ी, पहले छोटी थी, अब थोड़ी एंट्री बड़ी हो गई। अब ये कैसे और क्या क्या अमाउंट आएगा बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझ। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला हमें, एप्लीकेशन पे मिले 10 लाख रुपए। ये जो 10 लाख थे इसका हमने क्या क्या ट्रीटमेंट किया। इस 10 लाख में से 5 लाख तो एप्लीकेशन पर ही काम आ गए, जितने एप्लीकेशन पर ही काम आ गए वो ट्रांसफर होंगे कैपिटल में। जितना पैसा एप्लीकेशन में ही काम आ गया वो कहाँ ट्रांसफर होगा, वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अच्छा, कुछ पैसे अब जो सरप्लस बचा, 10 लाख में से 5 लाख तो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, पीछे बचे 5 लाख सरप्लस। उस 5 लाख में से 2,50,000, 2.5 लाख रुपए हमने अलॉटमेंट पे काम ले लिए। तो देखो यहां लिखा हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये हो गया 2.5 लाख रुपए। इसमें से कुछ रुपए हमने कॉल्स में काम ले लिए, इसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। 50,000 हमने कॉल्स में काम ले लिए तो कॉल्स इन एडवांस हो गए, और हमने 2 लाख रुपए क्या किए, रिफंड किए। तो यहां पर हो गया टू बैंक 2 लाख रुपए, ये हो गए रिफंड। बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। ये आपका कैपिटलाइज वाला पॉइंट भी हो गया। ये सेकेंड एंट्री, तो सेकेंड एंट्री यहां पर थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक। अब इसके बाद में बात करते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की। तीसरी एंट्री, देखो एंट्री का सीरियल ऑर्डर वही चल रहा है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू एंट्री वैसे ही करनी है जैसे पहले करते थे। अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम वैसे ही। कैसे करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इस एंट्री का ओवर सब्सक्रिप्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टोटल हमने कितने शेयर इशू किए? 1 लाख। अलॉटमेंट पे कितने होते हैं? 4 रुपए, जिसमें 2 रुपए कैपिटल का है, 2 रुपए प्रीमियम का है। तो 1 लाख इंटू 4, 1 लाख इंटू 4 कितने होते हैं? 4 लाख। ये हो गए अलॉटमेंट में। 1 लाख इंटू 2 ये हो गए कैपिटल में, और 1 लाख इंटू 2 2 लाख रुपए हो गए प्रीमियम में। इसका, इस एंट्री का, ये जो अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है, इसका ओवर सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है। कितने शेयर इशू करने हैं? 1 लाख। 1 लाख इंटू 4 4 लाख, 1 लाख इंटू 2 1 लाख इंटू 2। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, करेक्ट। अब इसके बाद हम अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री में थोड़ा सा चेंज है। टोटल अलॉटमेंट का पैसा होता कितना है? 4 लाख। टोटल अलॉटमेंट का पैसा कितना होता है? 4 लाख। इस 4 लाख में से ऑलरेडी हमें, जब हमने एप्लीकेशन मनी मिली थी, उसमें से कुछ पैसा हम ऑलरेडी अलॉटमेंट में काम ले चुके हैं, मतलब कुछ पैसा हमें अलॉटमेंट का ऑलरेडी मिल चुका है। कितना मिल चुका है? आपने टेबल बनाई, उसमें देखो यूज इन अलॉटमेंट लिखा आपने। अलॉटमेंट में कितना पैसा मिल चुका है? 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। ये जो आपने लिखा यूज इन अलॉटमेंट, मतलब 4 लाख में से 2,50,000 आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो रिमेनिंग कितना अमाउंट है? 1,50,000। तो अब मिलेगा रिमेनिंग अमाउंट। तो यहां पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इट इज 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 being allotment money received, allotment money received। 4 लाख में से कुछ पैसा ऑलरेडी हमें अलॉटमेंट के साथ ही मिल चुका है, एप्लीकेशन के साथ ही मिल चुका है, तो वो वापस तो नहीं मिलेगा। तो 4 लाख में से 2,50,000 मिल चुके हैं, तो रिमेनिंग जो बचे हुए अमाउंट है 1,50,000, वो हमें यहाँ पर मिल गया। ये हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट, अब करेंगे कॉल को ड्यू। अच्छा, कॉल जब ड्यू करोगे तो भी नॉर्मल एंट्री, मतलब कॉल ड्यू करने की जो पहले एंट्री करती थी वैसे करोगे। कितने शेयर है? 1 लाख। कॉल का पैसा कितना है? कॉल का पैसा है 3 रुपीज, तो 1 लाख इंटू 3 कितना होता है? 3 लाख। तो यहाँ पर एंट्री करोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इट इज 3 लाख, 1 लाख इंटू 3। नॉर्मल एंट्री होगी, मतलब अलॉटमेंट मनी ड्यू नॉर्मल एंट्री, कॉल ड्यू मतलब इनका ओवर सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है। बीइंग कॉल मनी ड्यू। अब हमें कॉल मनी रिसीव होगी। जब रिसीव होगी तो जब हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला था उस समय हमें कुछ पैसा तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ ही मिल गया। कितना पैसा एप्लीकेशन के साथ मिल गया? 50,000। हमें 50,000 रुपए एप्लीकेशन के साथ ही मिल गए। तो अब टोटल 3 लाख में से 50,000 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं एप्लीकेशन के साथ ही, तो रिमेनिंग कितने बचे? 2,50,000। कितना? 2,50,000। तो अब हमें 2,50,000 ही मिलेगा। अब ये एंट्री कैसे होगी? कॉल रिसीव्ड, कॉल रिसीव्ड। यहां पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिलेगा? 2,50,000। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, हमें कॉल्स एडवांस में मिल गई। कब मिली? एप्लीकेशन के साथ ही मिल गई। 50,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर। अच्छा, यहां पर एक चीज और आ सकता है पॉइंट, वैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं है। अगर हो सकता है कोई शेयर होल्डर कॉल नहीं दे पाया तो यहां पर हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब यहां तो है नहीं, नील, ठीक है, यहां तो है नहीं, हम मान रहे हैं कि सारा पैसा आ गया। टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टोटल 3 लाख, being call money received, कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है। अच्छा, ये जो कॉल्स इन एरियर का पैसा है, ये अभी कॉल्स इन एरियर है, मगर बाद में उस शेयर होल्डर ने कुछ टाइम बाद वो कॉल्स इन एरियर का जो पैसा था वो दे दिया। तो जब कॉल्स इन एरियर का पैसा मिलता है, कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड, जब कॉल्स इन एरियर का पैसा मिलता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर। ये एक आपकी एक्स्ट्रा एंट्री हो गई, बीइंग कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड, कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड। तो कुल मिला के एंट्री कितनी हुई? पहले हमने 6 एंट्री की थी, अब 7 एंट्री। एक तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, कॉल ड्यू, कॉल रिसीव्ड, और एक अगर कॉल्स इन एरियर है जो थोड़े टाइम बाद पैसा मिल गया तो एक कॉल्स इन एरियर को रिसीव करने की एंट्री। इजी। अच्छा, अब इसमें देखो पहली एंट्री में अमाउंट में आपको देखना पड़ेगा, ये टेबल से लेना पड़ेगा कि अमाउंट कितना रिसीव हुआ। तो यहाँ पे जितना अमाउंट रिसीव हुआ वो फर्स्ट एंट्री में आएगा। फिर ये जो पैसा मिला है एप्लीकेशन के साथ में, ये कहाँ कहाँ पर काम आ रहा है? जितना पैसा एप्लीकेशन में काम आ रहा है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, जितना पैसा अलॉटमेंट में काम आ रहा है वो यहाँ अलॉटमेंट लिखेंगे, जितना पैसा कॉल्स में काम आएगा वो कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे, और जितना रिफंड हो रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इन 2 एंट्री में थोड़ा सा अमाउंट के लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कॉल अलॉटमेंट मनी ड्यू नॉर्मल एंट्री जैसे करते हो, मतलब इसका ओवर सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं, भूल जाओ ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ जब आप ये 30 एंट्री करे हो अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है। हाँ, अलॉटमेंट मनी रिसीव में आपको फिर देखना पड़ेगा कि कितना पैसा ऑलरेडी हमें एप्लीकेशन के साथ में मिल चुका है, तो उतना पैसा तो अब वापस नहीं मिलेगा, जितना पैसा रिमेनिंग है वो मिलेगा। फिर कॉल ड्यू के समय फिर से भूल जाओ कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, कितने शेयर इश्यू किए थे मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कॉल कितनी है। तो अलॉटमेंट ड्यू और कॉल ड्यू में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है। और फिर कॉल जब रिसीव होगी तो जितना पैसा कॉल्स इन एडवांस मिल चुका था वो यहाँ डेबिट हो जाएगा, अगर कोई कॉल बाकी है तो यहाँ पर लिखेंगे, और ये यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल का पैसा, यहाँ फर्स्ट कॉल का पैसा लिखेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट है ये आ जाएगा रिसीव्ड बैलेंसिंग फिगर, बैंक कितना हुआ वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। फिर वो जो कॉल्स इन एरियर का जो पैसा है, अगर बाद में जब वो कभी वो पैसा देगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। तो इजी है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आरटीपी जून 23 के आरटीपी में ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। फिनोपोइल्स लिमिटेड इज ए कंपनी with an authorized capital of rupees 4 crore in equity share of rupees 10 each। ये क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ूंगा, इसके सारे पॉइंट को अपन एक्सप्लेन करेंगे, मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप लोग। नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, तब आप चेक करना कि आपने कितना ठीक किया। राइट। फिनोपोइल्स लिमिटेड इज ए कंपनी विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 4 करोड़ रुपीज इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। 30 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June। The company proposed to make a further issue of 2,60,000 shares of 10 each। अभी कंपनी 2,60,000 शेयर और इशू कर रही है at a price of rupees 12 each। The arrangement for payment being 2 per share on application 1 जुलाई को, allotment 10th जुलाई को, एंड ए फर्दर रुपीज 5। अलॉटमेंट पे 5 रुपीज है जिसमें प्रीमियम का पैसा शामिल है। प्रीमियम देखो 10 रुपए का शेयर है, हम 12 पर इशू कर रहे हैं, मतलब 2 रुपए प्रीमियम हो गया। और फाइनल कॉल, बाकी का पैसा फाइनल कॉल जो कि 30 मार्च को। इसका मतलब देखो टोटल शेयर 12 रुपए, इसमें एप्लीकेशन पर है 2 रुपए, अलॉटमेंट पर आपका है 5 रुपए, जिसमें 3 + 2 3 रुपए कैपिटल का, 2 रुपए प्रीमियम का, और रिमेनिंग 5 रुपीज कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। एप्लीकेशन कितनी मिली? 8,40,000 शेयर। तो अप्लाइड कितने किए और एलोटेड कितने किए? अप्लाइड कितने और एलोटेड कितने? कैटेगरी 1 40,000 शेयर अप्लाई किए थे और रिसीव्ड फुल
अलॉटमेंट, इसका मतलब इनको 40,000 पूरे शेयर, 40 मांगे थे 40 दे दिए। फिर एप्लीकेंट फॉर 2 लाख शेयर, जो 2 लाख शेयर की एप्लीकेशन मिली 2 लाख शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2, मतलब हमने इनको 1:2 के रेशियो में, 1:2 क्या रेशियो मतलब हो गया 1/2, तो 2 लाख शेयर इन्होंने अप्लाई किए थे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब हमने इनको 1 लाख शेयर अलॉट किए। और फिर इसके बाद में दिया हुआ है, अच्छा इनका ये दे रखा है, नो मनी वाज रिटर्न टू एप्लीकेंट सरप्लस, जो भी पैसा आएगा वो अलॉटमेंट में काम आ जाएगा, जो भी पैसा सरप्लस होगा वो हम अलॉटमेंट में काम ले लेंगे, रिफंड करने की इनको जरूरत नहीं है। जो 6 लाख शेयर रिमेनिंग है, 6 लाख की एप्लीकेंट, 6 लाख की जो एप्लीकेशन मिली, रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर 5 शेयर, 1:5, 1:5 का मतलब हो गया 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/5, हमने इनको शेयर अलॉट किए 1,20,000, और उनका जो पैसा आएगा सरप्लस जो होगा, सरप्लस को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है और फिर रिमेनिंग अमाउंट रिफंड करना है। इसका मतलब जो सरप्लस आएगा वो कॉल में काम नहीं लेना है, सरप्लस को अलॉटमेंट में काम ले लो, और फिर भी सरप्लस बच जाए तो कॉल में काम नहीं लेना है, उसको रिफंड कर दो। जैसे अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, हमने तो क्या किया, जो अलॉटमेंट जो सरप्लस आया उसको हमने, जैसे ये 2,50,000 सरप्लस आए, हमने उसको 2 लाख को कहाँ काम ले लिया अलॉटमेंट में, फिर भी सरप्लस बचा तो हमने सरप्लस को कॉल में काम ले लिया। बट ये क्वेश्चन कहता है कि जो सरप्लस आएगा उसको पहले अलॉटमेंट में काम ले लो, फिर भी अगर सरप्लस बच जाए तो फिर उसको रिफंड कर दो, मतलब रिमेनिंग जो 50,000 हमने जैसे यहाँ कॉल में काम लिए हैं, ये कहता है कॉल में काम नहीं लेना है, उसको आप रिफंड कर दो। ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसके बाद में फिर आगे दे रखा है, द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, तो बाकी सारा पैसा आ गया, आपको जनरल एंट्रीज कर दी, तो आई थिंक आप इसकी आराम से जनरल एंट्री करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे, तब आप चेक करना कि आपने इसको कितना ठीक किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।